Good morning, children. Today we are starting a new chapter of your political science, that is security in the contemporary world. Children, you must have heard the word security or national security. So often these words, the term national security is used to stop some debate or discussion. Like if you are discussing something, anybody can tell you that this is a matter of national security, we should not discuss about these things. So we hear that an issue is a security issue and that it is vital for the well-being of the country, so we should not discuss it. So ऐसा कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो ओपनली डिस्कस नहीं करने चाहिए, ये डेंजरस हो सकते हैं और ये ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं है, ऐसा भी बोला जाता है. लेकिन बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री and you are a student of political science, so you should know what is security. So what is security? It is, at its most basic, security implies freedom from threats. So what is security? If you are secure means you are free from threats. And what are threats? Threats are the dangers or any person or thing likely to cause damage or danger is a threat. So if you are free from any danger, then you are secure. You can say you are secure. So what is security? Security is freedom from threat. ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द लाइफ ऑफ अ कंट्री आर फुल ऑफ थ्रेट्स. तो इंसान जो है उसका एग्जिस्टेंस किस पे बेस्ड है? थ्रेट होता है, हर जगह थ्रेट होता है. एंड डज दैट मीन दैट एवरी सिंगल थ्रेट काउंट एज अ सिक्योरिटी थ्रेट? इसका क्या मतलब है कि हर सिंगल थ्रेट जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है? एवरी टाइम अ पर्सन स्टेप्स आउट ऑफ हिज हाउस there is some degree of threat to his existence and way of life. Our world would be saturated with security issues if we took such a broad view of what is threatening. तो थ्रेटनिंग क्या है? अगर हम ये देखेंगे कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ थ्रेट है, हर जगह हर स्टेप में कुछ ना कुछ खतरे हैं. तो अगर हम ये ब्रॉड व्यू लेंगे खतरों का तो ये सैचुरेटेड सिचुएशन हो जाएगी जो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना है? कुछ स्पेसिफिक थ्रेट्स को ध्यान देना है. तो वो स्पेसिफिक थ्रेट्स क्या हैं? दोज हु स्टडी सिक्योरिटी देयरफॉर जनरली से दैट ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन्स कोर वैल्यूज शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी. तो जो लोग सिक्योरिटी को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि हमको कोर वैल्यूज़ पे जो थ्रेट होता है, जो कोर वैल्यू के लिए डेंजर चीज़ें हैं, उनके बारे में डिस्कशन करना चाहिए जब हम सिक्योरिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं. मतलब कि जो कोर वैल्यूज़ हैं, कोर वैल्यूज़ क्या होती हैं? हर इंसान की अपनी अपनी कोर वैल्यूज़ होती है, जो फंडामेंटल बिलीव्स होते हैं किसी भी पर्सन के, दोज आर कॉल्ड कोर वैल्यूज़. तो हुज कोर वैल्यूज़? दो, द कोर वैल्यूज़ ऑफ द कंट्री एज अ होल, the core values of ordinary men and women in the street. Do government on behalf of citizen always have the same notion of core values as the ordinary citizen? अब कह रहे हैं कि जो कोर वैल्यूज़ हैं वो किसकी कोर वैल्यूज़ हैं? क्या पूरी कंट्री की कोर वैल्यूज़ के बारे में बातें हो रही हैं, या कोर वैल्यूज़ मैन एंड वेमेन के कोर वैल्यूज़ के बारे में बातें हो रही हैं, या गवर्नमेंट जो सिटीज़न की कोर वैल्यूज़ होती हैं और गवर्नमेंट की कोर वैल्यूज़ क्या सेम होती हैं? अब कोर वैल्यूज़ ऑफ सिटीज़न क्या हो सकती हैं? कोर वैल्यू ऑफ पीपल हो सकती हैं, लॉयल्टी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, दे मे बी ओपन माइंडनेस, दे मे बी ऑनेस्ट. एंड कोर वैल्यूज़ ऑफ कंट्री की क्या हो सकती है? कंट्री की कोर वैल्यूज़ होती है कि फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, पेट्रियटिज्म, एनीथिंग. तो वो कह रहे हैं कि जो कोर वैल्यू जो इंडिविजुअल की है उस पर थ्रेटन पे ध्यान दें, या कोर वैल्यू ऑफ द नेशनल जो कंट्री की जो कोर वैल्यू है उस पर ध्यान दें, या फिर जो कंट्री होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो सिटीज़न की कोर वैल्यू को क्या करती हैं? इनका गवर्नमेंट का कोर वैल्यूज़ और सिटीज़न के कोर वैल्यू का जो नोशन होता है वो क्या सेम होता है? फर्दरमोर, व्हेन वी स्पीक ऑफ थ्रेट्स टू कोर वैल्यूज़, हाउ intense should be the threat be? Surely there are big and small threat to virtually every value we hold dear. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम कोर वैल्यू पे थ्रेट की बात कर रहे हैं तो वो थ्रेट कैसा होना चाहिए, कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए? उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, बिग थ्रेट होना चाहिए, स्मॉल थ्रेट होना चाहिए? कैन ऑल दोज थ्रेट्स बी ब्रॉट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी? और जितने भी
थ्रेट्स हैं क्या वो सिक्योरिटी के अंडर में आ सकते हैं? एवरी टाइम अनदर कंट्री डज समथिंग और फेल्स टू डू समथिंग दिस में डैमेज द कोर वैल्यू ऑफ वंस कंट्री। तो कभी बहुत बार क्या होता रहता है कि एक दूसरी जो देश है वो कुछ काम करना चाहता है, कुछ ऐसा काम करता है या ऐसा काम नहीं कर पाता है जिससे कि दूसरी कंट्री के जो कोर वैल्यूज़ है उसमें डैमेज हो जाता है। मतलब अगर एक देश के साथ आपकी फ्रेंडशिप होनी चाहिए और वो फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहा है तो कोर वैल्यू डैमेज हो रही हैं आपके देश की। और अगर वो आपकी फ्रीडम को डैमेज कर रहा है तो वो कोर वैल्यूज़ डैमेज हो रही हैं हमारे देश की। और एवरी टाइम अ पर्सन इज़ रॉब्ड इन द स्ट्रीट द सिक्योरिटी ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन एज दे लिव देयर डेली लाइफ इज़ हार्म्ड। और एक सिंगल इंसान के लिए ये है कि अगर कोई इंसान रोड में जाके रॉब हो जाए, उसके साथ उसको जो रॉब हो जाए वो पर्सन स्ट्रीट पे जाके, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी हार्म होती है। तो येट वी would be paralyzed if we took such an extensive view of security everywhere we look the world would be full of danger। अगर हम इतना एक्सटेंसिव व्यू लेंगे सिक्योरिटी का तो पूरी दुनिया में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। तो हमें सिक्योरिटी के कौन से थ्रेट्स को लेना है? आपने देख लिया कि सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, और थ्रेट क्या है? जो कोर वैल्यू को थ्रेट है उनको हमको थ्रेट लेना है। वो डेंजर हैं जो कि कोर वैल्यू को हमारे ख़त्म कर रहे हैं, हमारे कोर वैल्यू को इंडेंजर्ड कर रहे हैं, वो थ्रेट को हमें ध्यान देना है। अब कौन से थ्रेट है? सो वी आर ब्रॉट टू अ कंक्लूजन सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट। तो कौन से हमें थ्रेट लेने हैं? जो एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स हैं हमारी कोर वैल्यू के लिए, उनको हमें लेना है। थ्रेट दैट कुड बी सो इंडेंजर कोर वैल्यूज़ that those values would be damaged beyond repair if we did not do something to deal with the situation। ऐसे थ्रेट हैं जो कि हमारे कोर वैल्यूज़ को क्या कर दें? हमारे कोर वैल्यू को इंडेंजर्ड कर दें, उनको ख़त्म करने कोर वैल्यूज़ को, और इतना डैमेज कर दें कि वो रिपेयर नहीं हो सकें। अगर हम कुछ एक्शन ना लें तो वो रिपेयर ना हो सकें। ऐसे एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट को हमें कंसीडर करना है सिक्योरिटी के लिए, सारे के सारे थ्रेट्स को नहीं करना है। और ये जो एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स हैं जो कि हमारी कोर वैल्यू को इंडेंजर्ड कर दे रहे हैं, उन्हीं मैटर्स को हमें कंसीडर करना है सिक्योरिटी के लिए। हैविंग सेड दैट वी मस्ट एडमिट द सिक्योरिटी रिमेन्स अ स्लिपरी आइडिया। तो हमने जब कह दिया कि सिक्योरिटी क्या है, वो है आपके फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। और थ्रेट क्या है? जो कोर वैल्यूज़ पे थ्रेट होने। और थ्रेट कौन से होने चाहिए? वो एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स होने चाहिए। और किस पे हो रहे हैं वो थ्रेट? कोर वैल्यूज़ पे हो रहे हैं। लेकिन क्या है, कोर वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए सिक्योरिटी क्या बना रहता है? एक स्लिपरी आइडिया। व्हाट इज स्लिपरी आइडिया? स्लिपरी आइडिया इज़ अ सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट टू डील विद एंड दैट यू हैव टू थिंक अबाउट केयरफुली। जैसे कि आप स्लिपरी आइडिया है कि वो स्लिप हो जाते हैं आइडिया, उसको आपको डील करने में डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि फ्रीडम इज़ अ स्लिपरी कॉन्सेप्ट बिकॉज इट्स मीनिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए फ्रीडम क्या है? एक स्लिपरी पॉइंट है, जैसे कि स्लिपरी कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपके लिए फ्रीडम अलग है, दूसरे के लिए फ्रीडम अलग है, तो ये स्लिपरी कॉन्सेप्ट है। ऐसी सिक्योरिटी भी क्या है? स्लिपरी आइडिया है, क्योंकि हर बार कोर वैल्यूज़ बदल रही हैं, हर बार उसके थ्रेट्स की चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी भी एक स्लिपरी आइडिया हो गया। फॉर इंस्टेंस, हैव सोसाइटी ऑलवेज हैड द सेम कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी? इट वुड बी सरप्राइजिंग इफ दे डिड, बिकॉज so many things change in the world around us। तो सोसाइटी का क्या है? सोसाइटी का हमेशा क्या सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूरे उस दुनिया में चीज़ें बदलती जा रही हैं। सो मैनी थिंग्स आर चेंजिंग एंड एट द गिवन टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री डू ऑल सोसाइटीज़ हैव द सेम कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी? तो पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की सोसाइटीज़ के एक ही कोर वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती, अलग अलग तरह की कोर वैल्यूज़ होंगी, और अलग अलग तरह की सोसाइटी के सिक्योरिटी कंसेप्शन भी अलग अलग ही होंगे, क्योंकि कोर वैल्यूज़ अलग अलग हैं।
Again, it would be amazing if 650 crore people organized in nearly 200 countries had the same conception of security. और ये भी बड़ा अमेजिंग सिचुएशन होगी कि इतने ढेर सारे लोग हैं, उनकी कोर वैल्यूज़ अलग है, अलग अलग 200 कंट्रीज़ में वो ऑलमोस्ट रह रहे हैं, तो उनके कंसेप्शन भी सिक्योरिटी के सेम हों. लेट अस बिगिन बाय पुटिंग द वेरियस नोशन ऑफ सिक्योरिटी अंडर टू कैटेगरीज. वन इज़ ट्रेडिशनल एंड अनदर इज़ नॉन ट्रेडिशनल. तो जो सिक्योरिटी है उनको दो कैटेगरीज में डाल दिया. एक सिक्योरिटी है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल conception of security. So traditional notions external, we will learn about traditional notion of security and external. So most of the time when we read and hear about security, we are talking about traditional and national security conception of security. तो अधिकतर जब हम सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं तो हम किसकी बातें कर रहे हैं? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं. In the traditional conception of security, the greatest danger to a country is from military threats. तो traditional conception क्या है सिक्योरिटी का? वो है कि जो किसी भी देश को उनको किस चीज़ से खतरा है? किसी भी देश को खतरा है मिलिट्री थ्रेट से. किससे खतरा है? मिलिट्री थ्रेट से खतरा है. The source of this danger is another country which by threatening military action endangers the core value of sovereignty, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी. वो कह रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ डेंजर है, जो मिलिट्री थ्रेट है, इज़ अनदर कंट्री. ये कहाँ से आता है? दूसरा देश हम पे अटैक कर रहा है. और कैसे अटैक कर रहा है? मिलिट्री एक्शन ले रहा है हमारे पास. और क्या कर रहा है मिलिट्री एक्शन लेने के बाद? वो हमारी कोर वैल्यूज़ को, हमारी कोर वैल्यूज़ क्या है? किसी भी कंट्री की कोर वैल्यूज़ क्या होती है? ऑटोनॉमी होती है, सॉवरेनिटी होती है, इंडिपेंडेंस होती है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है. ये सारे के सारे जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको इंडेंजर्ड कर दे रहा है. दूसरी कंट्री पे अटैक करेगा तो उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाएगी. जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी क्या है? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इट इज़ द प्रिंसिपल अंडर international law that prohibits state from the use of force against the territorial integrity. तो किसी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कोई भी कंट्री नहीं जा सकती, लेकिन अगर जाएगी तो वो कोर वैल्यूज़ को इंडेंजर करेगी और वो मिलिट्री एक्शन होगा. तो सबसे बड़ा खतरा क्या है सिक्योरिटी के लिए? मिलिट्री एक्शन है. और ये जो मिलिट्री एक्शन कौन करता है? दूसरे कंट्री करती है. तो सबसे ज़्यादा खतरा है दूसरे देश से, जो कि किसी देश पे अटैक कर देता है और वो उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसके लिए खतरा हो जाता है. मिलिट्री एक्शन ऑल्सो इंडेंजर द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन. अब जब एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो वो उसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, इन सबके लिए खतरा तो होता है. इनको इंडेंजर्ड तो वो कर ही देता है, साथ में वो क्या करता है? ऑर्डिनरी सिटीज़न की ज़िंदगियाँ भी ख़राब हो जाती हैं. इट इज़ अनलाइकली दैट इन अ वॉर ओनली सोल्जर्स विल बी हर्ट और किल्ड. और अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं मरते हैं, उसमें कौन मर जाते हैं? ऑर्डिनरी सिटीज़न मर जाते हैं. Quite often, ordinary men and women are made target of war to break their support of war. तो अधिकतर क्या हो जाता है? ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर अटैक किया जाता है जिससे कि वो वॉर का सपोर्ट नहीं कर सके. तो आपने देख लिया कि जो सिक्योरिटी का नोशन ट्रेडिशन है वो क्या है? वो है मिलिट्री थ्रेट्स हैं, जो कि किसी दूसरे कंट्री जो है किसी एक कंट्री पे अटैक कर दे रहा है और उसकी जितनी भी कोर वैल्यूज़ हैं कंट्री की, उसको डेंजर में डाल दे रहा है. और मिलिट्री एक्शन के साथ साथ वो वहाँ के लोगों पर भी अटैक कर दे रहा है. तो जब किसी एक देश दूसरे देश में अटैक कर रहा है तो इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर अ गवर्नमेंट है 3 बेसिक चॉइसेस. अब एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे अटैक कर दे तो उसके पास क्या चॉइस है? 3 चॉइसेस हैं. कौन कौन सी चॉइस है? देखिए, टू प्रिवेंट फर्स्ट, टू सरेंडर फर्स्ट चॉइस, टू प्रिवेंट सेकंड चॉइस एंड टू डिफेंड इटसेल्फ तो थर्ड चॉइस. तो उनके पास 3 चॉइस हो गई. कौन कौन सी चॉइस है? टू सरेंडर, अगर एक कंट्री ने, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री ने दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया तो उसका छोटी कंट्री का कोई ऑप्शन तो रहेगा नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा. व्हाट इज सरेंडर? सरेंडर मतलब कि हमने अब नहीं लड़ सकते, अब हम हार गए.
हमने सरेंडर कर दिया, आप जो भी कहोगे हम मानेंगे। दूसरा पोर्शन है टू प्रिवेंट। प्रिवेंट मीन्स आपको रोकना है, आपको वॉर को रोकना है। अब वॉर हो गया, आप क्या कर सकते हैं? तो हम पहले से सिक्योरिटी मेजर्स रखेंगे। वो क्या हो सकते हैं? 3 बेसिक चॉइसेस हो सकती हैं। पहला है सरेंडर कर लिया, दूसरा प्रिवेंट करना है, रोकना है। द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू अनएक्सेप्टेबल लेवल। अब हमने क्या करना है कि दूसरे देश को वॉर से रोकना है। हमने क्या करना है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी कंट्रीज़ जो होती हैं अपने बॉर्डर पे बहुत बड़ी मिसाइलें और रडार वगैरह सब कुछ बड़े बड़े अटैक के लिए रखे रहती हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ को डराती हैं कि अगर आपने वॉर किया तो हमारे देश के पास भी इनफ एमिनेशंस हैं, तो बेहतर है कि देयर शुडंट बी एनी वॉर और वी शुड प्रिवेंट द वॉर, क्योंकि उससे बहुत सा पैसा भी खर्च होगा और ह्यूमन लाइफ भी खर्च होगी, क्योंकि हम भी किसी से मतलब द कंट्री वांट टू शो कि वो कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो प्रिवेंट कर सके वॉर। और तीसरा क्या है? टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को बचाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अगर वॉर हो जाए तो अपने आप को डिफेंड करना है। व्हेन वॉर एक्चुअली breaks out so as to deny the attacking countries its objective and to turn back or defeat the attacking forces altogether। अब युद्ध हो गया, अगर युद्ध हो गया, सरेंडर करने की नौबत नहीं आई, प्रिवेंट नहीं कर सके और दो कंट्रीज़ के बीच में मिलिट्री वॉर शुरू हो गया, तो क्या कर सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, जो अटैकिंग कंट्री है उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उसके एम है, जिसकी वजह से वो अटैक कर रहा है, उसको रोकना है, उसको रोक के उस कंट्री को वापस भेजना है, उसको डिफीट करना है और अटैकिंग फोर्सेस को मिल करके युद्ध करना है। गवर्नमेंट में चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर बट दे डू नॉट एडवर्टाइज दिस एज अ पॉलिसी ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट जो होती हैं बहुत बार क्या करती हैं, गवर्नमेंट वो सरेंडर कर लेती हैं। वो छोटा देश है और कोई बहुत बड़ी कंट्री अटैक कर रही है उसके ऊपर, तो छोटी कंट्री जो होती है वो सरेंडर कर दी। लेकिन वो अपने इस सरेंडर वाली जो पॉलिसी है, देर आर 3 पॉलिसीज़ ना, सरेंडर, प्रिवेंट एंड डिफेंड। तो वो जो छोटी कंट्रीज़ होती हैं वो सरेंडर कर देती हैं, वो लेकिन वो उसको पब्लिसाइज नहीं करती, एडवर्टाइज़ नहीं करती कि अगर कोई बड़ी कंट्री मेरे पर अटैक करेगी तो मैं तो सरेंडर कर दूंगा, पहले नहीं बोलती ये सब बातें। वो सिचुएशन के साथ वो उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये किसी कंट्री की पॉलिसी नहीं हो सकती, सरेंडर किसी कंट्री की पॉलिसी नहीं हो सकती। वो पॉलिसी में ये नहीं दिखाएंगे, वो प्रिवेंट करना दिखाएंगे, वो डिफेंड करना दिखाएंगे। Therefore सिक्योरिटी पॉलिसी इज़ कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर। तो सरेंडर तो करना की पॉलिसी तो वो एडवर्टाइज कर नहीं सकती कि हम तो सरेंडर कर लेंगे, कोई भी कंट्री हमारे पास अटैक करेगी हम सरेंडर करेंगे, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं कह सकती। तो क्या पॉलिसी हो सकती है? प्रिवेंटिंग द वॉर, विच इज़ कॉल्ड डेटरेंस। डेटरेंस क्या है? ये आपने पढ़ा है वर्ड डेटरेंस। डेटरेंस इज़ द एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन और इवेंट थ्रू इंस्टिलिंग डाउट्स और फेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज। हम क्या कर रहे हैं? डाउट्स रख रहे हैं, इंस्टिलिंग डाउट्स कर रहे हैं, फेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज की अगर युद्ध हुआ तो ऐसे होगा, युद्ध हुआ तो वैसे होगा। आपने देखा कि लॉ ऑफ डेटरेंस था कोल्ड वॉर के समय, जब दोनों जो पोल्स थे, यूएस था और नेटो कंट्रीज़ थे, वार्सो पैक्ट्स थे, उन्होंने आपस में कोल्ड वॉर हॉट वॉर में नहीं बदला, बिकॉज देयर वाज अ लॉ ऑफ डेटरेंस। हर कंट्री जानती थी कि अगर हमने वॉर किया तो दूसरे वाली कंट्रीज़ के पास भी इनफ न्यूक्लियर वेपन है। तो इन कंट्री सिक्योरिटी में क्या ज़रूरी है? सिक्योरिटी में ज़रूरी है कि हमको वॉर को प्रिवेंट करना है। तो हमको वॉर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? डेटरेंस से प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमने कहेंगे कि अगर वॉर हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे, उसके रिजल्ट्स ये होंगे, बेहतर हो देयर शुड बी नो वॉर। एंड विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हम क्या करें कि वॉर को लिमिट कर दें और वॉर को ख़त्म कर दें, विच इज़ कॉल्ड डिफेंस। तो दो आपकी पॉलिसी होंगी सिक्योरिटी पॉलिसी किसी भी कंट्री की जो सिक्योरिटी पॉलिसी है, सरेंडर तो हो नहीं सकती क्योंकि वो उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और दो जो सिक्योरिटी पॉलिसी होंगी, पहला होगा डेटरेंस की पॉलिसी, सेकंड होगा डिफेंस की पॉलिसी। दो पॉलिसीज आ गई, डेटरेंस की पॉलिसी एंड डिफेंस की पॉलिसी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ थर्ड कंपोनेंट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पावर। अब देखिए दो आपने पॉलिसी देख ली, डेटरेंस और डिफेंस की पॉलिसी। अब तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी है
बैलेंस ऑफ पावर, आपको क्या करना है, पावर को बैलेंस करना है। पावर ऑफ बैलेंस कैसे करेंगे आप, पावर बैलेंस कैसे करेंगे, पावर बैलेंस करेंगे बैलेंस ऑफ पावर, पावर बैलेंस करना है आपको। When countries look around them, they see that some countries are bigger and stronger. This is a clue to who might be a threat in the future. अब देखा, आपने देखा कि अगर अगर कंट्रीज़ जो हैं वो अपने आसपास देखेंगे तो उनको क्या हो सकता है, कोई छोटी कंट्री भी देख सकती है, कोई बड़ी कंट्री भी, स्ट्रॉन्गर भी है, बड़ी भी है। तो दिस इज़ अ क्लू टू हु माइट बी थ्रेट इन द फ्यूचर। अब आप देखेंगे कि आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री आपके नेबर में है, तो हो सकता है कि वो कभी आपको फ्यूचर में अटैक कर दें। फॉर इंस्टेंस, अ नेबरिंग कंट्री मे नॉट से इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अटैक, देयर मे बी नो ऑब्वियस रीज़न फॉर अटैक। जो नेबरिंग कंट्री है वो ऐसा नहीं कहेगी हम अटैक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कभी कर सकती है और कोई ऑब्वियस रीज़न भी नहीं होगा अटैक का। बट द फैक्ट दैट दिस कंट्री इज़ वेरी पावरफुल in a sign that at some point in the future it may choose to aggressive। तो क्या हो सकता है कि कभी आगे जा कर के ये कंट्रीज़ जो हैं वो ख़तरनाक हमारे लिए हो सकती हैं, कहीं पॉइंट में फ्यूचर में जा कर के वो कंट्री जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, जो बिगर कंट्रीज़ हैं, वो अभी चाहे नहीं हैं पर वो आगे हो सकती हैं, हमारे लिए ख़तरा हो सकती हैं। Governments are therefore very sensitive to the balance of power between their country and the other country। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी कंट्री हमारे लिए ख़तरनाक है हम क्या करें, पावर को बैलेंस करने की कोशिश करें। जितना आर्म्स एंड एम्यूनेशन उनके पास है उतने आर्म्स एंड एम्यूनेशन हमारे पास हो जाए, जितनी मिलिट्री उनके पास है उतनी हमारी हो जाए। दे डू वर्क हार्ड टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्रीज़, स्पेशली दोज क्लोज बाय। तो कंट्री गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो एक फेवरेबल बैलेंस बना देती हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, जो आपके पड़ोस की देश हैं, जो आप पर अटैक कर सकते हैं, उनसे एक बैलेंस बना के रखती हैं। स्पेशली दोज क्लोज बाय, दोज विद whom they have differences और with those they have had conflict in the past। और उनके लिए बैलेंस बना के रखती हैं, उन कंट्रीज़ के साथ में कंपैरिजन करें तो बैलेंस बना के रखती हैं जो कंट्रीज़ जो हैं वो नज़दीक हैं और जिनके साथ उनके डिफरेंसेस रहे हैं और कभी उनके साथ पास्ट में कभी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी रहा हो, उस कंट्री के साथ कभी वॉर हुआ हो। A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power, although economic and technological powers are also important since they are the basis of military power। तो किसी भी कंट्री के लिए पावर को बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, पावर बैलेंसिंग को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होता है, मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। चाहे जो हमारे, अगर हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे और हम टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारी मिलिट्री पावर वैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी है, टेक्नोलॉजी भी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग भी होती चली जाएगी और वो कंट्री अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर लेगी और बैलेंस ऑफ पावर कर लेगी। तो दूसरी जो कंट्री है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वो अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगी। अब देखा आपने, फोर्थ एंड रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज अलायंस बिल्डिंग। अब फोर्थ क्या है, आपने देखा कि थर्ड क्या था, बैलेंस ऑफ पावर, उसके पहले क्या था, डेटरेंस एंड डिफेंस, दो वो थे, और दूसरा है बैलेंस ऑफ पावर, उसके बाद फोर्थ आ गया अलायंस बिल्डिंग। अब आपको क्या करना है, अलायंस बनाना है। अलायंस क्या होता है, अलायंस है इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, आपने अलायंस बना दिया। एन अलायंस इन द कोalition ऑफ स्टेट्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। अलायंस क्या है, कोalition ऑफ स्टेट है, बहुत सी जो कंट्रीज़ हैं आपस में मिलके एक ट्रीटी साइन करती हैं, मिल के एक कोalition बना देती है, स्टेट का, गवर्नमेंट का कोalition बना देती हैं। क्यों करती हैं, जिससे कि वो अपने ऊपर एक्शन को डिस्करेज कर सकें और अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें किसी भी मिलिट्री अटैक से। मोस्ट अलायंसेज आर फॉर्मलाइज इन रिटन ट्रीटीज। अब जो भी अलायंस होते हैं वो क्या होता है, उनके ट्रीटी साइन होते हैं, तो रिटन फॉर्म होते हैं, एंड आर बेस्ड ऑन फेयरली क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दो ऑफ हु कॉन्स्टिट्यूट्स द थ्रेट्स कंट्रीज फ्रॉम अलायंस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटिव टू अनदर कंट्री और अलायंस।
तो जो ट्रीटी साइन करते हैं, बहुत सी कंट्रीज़ आपस में कोalition करती हैं, स्टेट गवर्नमेंट आपस में साइन करते हैं, ट्रीटीज़ को साइन करते हैं, रिटन ट्रीटीज़ में सिग्नेचर कराते हैं और उसमें डायरेक्टली लिखा होता है कि उनको खतरा किस कंट्री से है और क्या सिचुएशन आ सकती है। तो जो जो अलायंस की कंट्रीज़ होती हैं वो अपनी जो पावर होती हैं वो बढ़ाती चली जाती हैं टू अनदर कंट्रीज़ और अलायंस। एक अलायंस दूसरे अलायंस से अपनी पावर बढ़ाती जाती है। आपने देखा था नेटो और वॉर्सो पैक्ट थे। नेटो जो कंट्रीज़ थे उन्होंने अपनी पावर बढ़ाई, फिर वॉर्सो ने अपनी पावर बढ़ाई। ये आपने देखा था, ये अलायंस थी। अलायंसेज आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंजेस। अलायंसेज किस पे बेस्ड होते हैं? नेशनल इंटरेस्ट पे। और जब नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा तो अलायंस भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए कैसे, यूएस बैक द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत यूनियन इन 1980 बट लेटर अटैक देम व्हेन अल-कायदा ग्रुप ऑफ इस्लामिक मिलिटेंट लेड बाय ओसामा बिन लादेन लॉन्च टेररिस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट अमेरिका ऑन 9/11। अब देखिए, आपको पता है कि अमेरिका ने पहले जो इस्लामिक मिलिटेंट थे अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में रशिया ने अटैक किया था, रशिया का वो सोवियत ब्लॉक में था अफ़गानिस्तान, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने अंडर में लिया था। तो सोवियत यूनियन को हटाने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्लामिक मिलिटेंट थे उनको सपोर्ट किया और 1980s में इस्लामिक मिलिटेंट को सपोर्ट किया, क्योंकि यूएस चाहता था, अमेरिका चाहता था कि सोवियत यूनियन वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकल जाए, उसको बाहर खदेड़ना चाहता था। पर बाद में जब 2001 में 9/11 में जब यूएस में अटैक हुआ, 9/11 का जो अटैक था, ओसामा बिन लादेन की जो लीडर थे उसमें, उन्होंने मिलिटेंट के लीडर थे, उन्होंने अटैक किया था। तो उसके बाद जो था यूएस ने जो इस्लामिक मिलिटेंट्स थे उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया। मतलब एक समय में यूएस इस्लामिक मिलिटेंट के साथ था 1980s में, और 20 ईयर्स के बाद 2001 में अमेरिका ने जो ओसामा बिन लादेन और जो इस्लामिक मिलिटेंट थे अफ़गानिस्तान के, उनके अगेंस्ट हो गया। मतलब एक बार अलायंस बनाया और एक बार अलायंस टूट गया, वो उसके अगेंस्ट हो गया। तो क्या है सिचुएशन? अलायंस जो होता है वो नेशनल इंटरेस्ट पे होता है, और ये जब अगर नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो अलायंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे उस वक्त अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट था रशिया को, सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान से निकालना, और बाद में अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट हो गया कि जो इस्लामिक मिलिटेंट हैं, जो तालिबान्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको ख़त्म कर देना, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी घटनाएं करी थी, बहुत से 9/11 की जैसी बड़ी घटनाएं करी थी। नेशनल इंटरेस्ट चेंज हो गया। In the traditional view of security, then most threat to a country's security come from outside its border। अब ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी का पॉइंट है उसमें खतरे कहाँ से हैं? बाहर से हैं, बॉर्डर के बाहर से हैं। मिलिटेंट एक्शन जो हो रहा है, जो मिलिट्री अटैक हो रहा है दूसरी कंट्री का, वही मेन थ्रेट है। दैट इज़ बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ रादर ब्रूटल एरिना इन विच देयर इज़ नो सेंट्रल अथॉरिटी कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर। ये इसलिए हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बाहरी देशों से खतरा क्यों है? क्योंकि कोई भी ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है, जो कि कोई भी ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि जो स्ट्रॉन्गर कंट्रीज़ हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। वो कोई भी ऐसी जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो ऐसी नहीं है जो कि किसी भी स्ट्रॉन्ग कंट्री को कंट्रोल कर सके। विद इन अ कंट्री द थ्रेट ऑफ वायलेंस इज रेगुलेटेड बाय एन एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी, द गवर्नमेंट। और किसी कंट्री के अंदर अगर वायलेंस हो रहा है तो वो क्या हो सकता है? वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी करा हुई है, जो गवर्नमेंट करा रही है, वो एक्नॉलेज गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है, उसको वो रेगुलेट कराती किसी भी थ्रेट को, वायलेंस को। इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर इज़ नो एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी दैट स्टैंड अबव एवरीवन। किसी भी कंट्री में अगर कोई वायलेंस हो रहा हो तो वो तो गवर्नमेंट एक्नॉलेज करेगी और उसका कोई सिक्योरिटी सोल्यूशन ढूंढेगी। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक बड़ी कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर रही है तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि सब कंट्रीज़ के ऊपर हो, सब सारी कंट्रीज़ के ऊपर हो और सारी कंट्रीज़ उसका कहना सुन रही हो। वो सेंट्रल अथॉरिटी ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है।
It is tempting to think that the United Nations is such an authority or could become such an institution. तो ये अगर हम सोचें, ये बहुत टेम्पटिंग है ये सोचना, खुश हो जाना कि अरे यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ऐसी अथॉरिटी है और ऐसी अथॉरिटी बन सकती है जो कि पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ को कंट्रोल कर सके, उनको किसी मिलिट्री अटैक से रोक दे, या कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक ना करे, यूएन उसको रोक दे. However, as presently constituted, the UN is a creature of its member and has authority only to the extent that the membership allows it to have authority and obey it. तो UN की अथॉरिटी कितनी है, UN के पास कितनी पावर है, जो कि उसको मेंबर्स देते हैं. वो किससे बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो बताएंगे कि UN क्या करेगा, उसको जो जो अथॉरिटी मिलेगी वही अथॉरिटी UN कर पाएगा. सो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी. तो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सारी कंट्रीज़ को अपनी सिक्योरिटी के बारे में खुद ध्यान देना है. तो आज आपने पढ़ा कि व्हाट इज़ सिक्योरिटी एंड देन व्हाट आर द कोर वैल्यूज़ एंड what are the extremely dangerous threats for core values, और एंड देन कि ट्रेडिशनल नोशंस क्या है सिक्योरिटी के, मिलिट्री थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं, और आप वॉर से कैसे बच सकते हैं, सरेंडर करना है, प्रिवेंट करना है, अपने आप को डिफेंड करना है, या फिर आपकी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं. वो हो सकती हैं डेटरेंस हो सकता है, डिफेंस हो सकता है, बैलेंस ऑफ पावर हो सकता है, और अलायंस बिल्डिंग हो सकता है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.